अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन को आप ध्यान से देखें, इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा है। व्हाट यू मीन बाय एंटीकोगुलेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक कोएगुलेंट। अब ध्यान से समझेंगे तो इस तरह के आंसर को लिखना है। एंटीकोगुलेंट को जब आप करेंगे तो इसको डिफाइन कर दिया क्या होगा। अब नेचुरल एंड सिंथेटिक, अब नेचुरल वाले जितने भी एंटीकोगुलेंट है ये हमको आपको एकदम मैकेनिज्म वाइज पढ़ाएंगे। जब आप कोएगुलेशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन कौन से आपके होते हैं। अब आपका सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट होंगे आपके। ये अब ध्यान से समझिए, इस आंसर को अच्छा लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो नेचुरल होगा जैसे हिपैटिक है, थ्रोम्बोमोडुलिन है ना, ये जो आपके नेचुरल वाले होंगे इसको मैकेनिज्म के साथ लिख के आएंगे, और जो सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट है उसका स्पेसिफिक फंक्शन लिख के आएंगे, क्योंकि इसको आप उस तरह से उस लेवल पे आप डील नहीं कर पाएंगे। तो ये हम आपको बता देंगे उसमें, ठीक है। तो ये हम जब डील करेंगे आपका नॉर्मल ब्लड वेसल में किस तरह से ब्लड नहीं क्लॉट होता है, ये उसमें आप समझिए नेचुरल एंटीकोगुलेंट का रोल होगा, है ना। तो वो हम वहां पे आपको बताएंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएशन ऑफ अ ब्लड कोएगुलेशन। ये हम पूरा डिटेल में डील करेंगे। लिस्ट द वेरियस कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, डिस्क्राइब देयर इन ब्लड कोएगुलेटिंग। तो इसमें एक तरीका है कि आप बताएं 1 कौन सा होता है, 2 कौन सा। उसी तरह से इसको बेस्ट तरीका क्या है कि आप कोएगुलेशन मैकेनिज्म जो आप पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोएगुलेटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। आप अगर उसको स्टेप वाइज बताएंगे, दिस क्वेश्चन विल बी मच बेटर rather than कि आप बताएंगे फैक्टर 1 का ये रोल होता है, फैक्टर 2 का ये रोल होता है, फैक्टर 3 का ये रोल होता है। वो वाला भी ठीक है, बट बेटर ये होगा कि स्टेप वाइज अगर सपोज करिए कि ब्लड वेसल में इंजरी हुआ है और वहां पे कौन सा फैक्टर आके लग रहा है, वॉल्बिंडन फैक्टर आके लग रहा है, फिर उस पे कौन कौन से फैक्टर आके 10 लग रहा है, फिर कैल्शियम का लग रहा है। इस तरह जब स्टेप वाइज आप बताएंगे, उसके बाद जो आपके स्टेप में है उसके बाद अलग से जो है उसे साइड में लिख दिया, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर को एक्सप्लेन करने का, बजाय कि आप डायरेक्टली बस वर्ड टू वर्ड लिखते हैं ना। उसमें ज्यादा बेटर है कि उस अप्रोच में आके बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आप मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन पढ़ते ही हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये भी आपका है ब्लड कोएगुलेशन इज इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, डिफरेंट डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स, एक्सप्लेन देयर इन प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। What is the blood coagulation, इनैबोरेट देयर। तो मतलब ब्लड कोएगुलेशन बहुत बार एग्जाम में घूम घूम के आता रहता है। तो इस तरह के चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपेयर करते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले डील करते हैं व्हाट इज द ब्लड कोएगुलेशन। Blood coagulation is the defensive mechanism of the body that prevents hemorrhage by converting fibrinogen into fibrin। एक प्रकार का मेस बनेगा, मतलब जाल जैसा बनेगा, through the cascade of clotting factors leading to the formation of a stable clot at the vascular ending। ये आपका एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हुई है जो आप एग्जाम से पहले तैयार करके बैठेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि वहां जाके आप लिख देंगे तो सुपरफिशियल लैंग्वेज में आप अपने कोएगुलेशन को एक्सप्लेन करके आएंगे, वो लिखेगा ही। तो इसमें आपको ध्यान से देना है कि ये कास्केड ऑफ रिएक्शन है और बहुत से मॉलिक्यूलर इवेंट इन्वॉल्व हैं जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन को चेंज करते हैं फाइब्रिन में, जिससे कि एक स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो कुछ कीवर्ड को आप अपने आप में माइंड में हमेशा रखेंगे, उसके बेसिस पे आप अपनी लैंग्वेज में आके डेफिनेशन बना सकते हैं। की स्टेप्स क्या होते हैं ब्लड कोएगुलेशन में। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि सपोज करिए ये आपका ब्लड वेसल है, जब यहाँ पे इंजरी होगा तब क्या होगा कि ब्लड वेसल को सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करो, ब्लड का फ्लो को रोकना होगा। बात समझ रहे हैं, ये जो ब्लड का फ्लो है यहाँ पे बैरियर क्रिएट करना होगा। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन बेसिकली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है इंजरी की जगह, अगर ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं तो बहुत ज्यादा ब्लड जाके फ्लो हो जाएगा बॉडी से बाहर और डेथ होने का चांसेस या शॉक होने का चांसेस हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। इस यहाँ पे जगह पे प्लेटलेट आके खूब ढेर सारा इकट्ठा होंगे, तो प्राइमरी जो क्लॉट बनता है, प्राइमरी जो क्लॉट बनता है वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन या एडेशन की वजह से बनता है। फिर इस प्लेटलेट के ऊपर एक कास्केड ऑफ रिएक्शन होती है जो आपने क्वेश्चन में देखा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक।
ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कहाँ पे होती है, ये जो ढेर सारी प्लेटलेट का एक जो प्लॉट बनता है इसी के सरफेस पे यहाँ पे होगी, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बिना प्लेटलेट अधेशन के यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये सोचिए, ये अगर यहाँ पे प्लेटलेट नहीं आएगा, इस तरह से क्लॉट नहीं बनेगा, तो इसी के सरफेस के ऊपर में क्या होगा, पूरा रिएक्शन होगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो आपको स्टेप वाइज वहां पे मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपसे मैंने पहले बताया किसी दिन रोल ऑफ प्लेटलेट अलग से अगर पूछ दिया ना, प्लेटलेट कोएगुलेशन फैक्टर में क्या होता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ऑलरेडी इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उसमें वो लिख के आते हैं। कन्वर्जन ऑफ soluble fibrinogen into insoluble fibrin led by enzyme thrombin. Fibrin means stabilize the platelet block forming and double and durable blood clot. तो मतलब ये प्राइमरी प्लग है, ये सेकेंडरी प्लग बनते हैं इसका, ठीक है। अब एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म आप पहले एक नॉर्मल सेल में समझिए। सपोज करिए आपका कोई इंजरी ब्लड वेसल में नहीं हुई है, ये जो ब्लड वेसल है वही जो फैक्टर्स हैं जो बाद में क्लॉटिंग करवाते हैं वो भी प्रेजेंट पहले से होते। तो क्या प्लेटलेट पहले भी होता है, बाद में भी होता है, मगर बाद में ऐसा क्या, मतलब नॉर्मल सेल में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होता है नॉर्मल सेल में, जबकि जैसे ही इंजरी होता है वहां पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कोई एक रीजन होगा। तो अब इसको समझने का कोशिश कीजिए कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट, बात समझ आया? तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उनका रोल क्या है कि नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल में किस तरह से क्लॉट नहीं कराना है। तो ये जो क्लॉट एंटीकोगुलेंट की मैकेनिज्म होगी अल्टीमेटली आप कहां लिखेंगे, जो आपके नेचुरल एंटीकोगुलेंट में पूछा हुआ है, ठीक है। अब आइए अभी जो उसमें एंटीकोगुलेंट, जो रोल ऑफ स्मूथ इंडोथेलियन, ये जो आपका जो इंडोथेलियल वेसल होता है ये अंदर से बहुत स्मूथ होता है। जब स्मूथ होता है तो कोई भी जो जैसे प्लेटलेट यहाँ पे अधेर नहीं कर पाते, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से टच होके ये भाग जाएंगे आगे की तरफ। तो ये स्मूथ इंडोथेलियल सरफेस प्रिवेंट प्लेटलेट अधेशन एंड गेटिंग एक्टिवेटेड। ये ग्लाइकोकाइलिक लेयर होती है, रिपल प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर ड्यू टू निगेटिवली चार्ज हेपेरिन सल्फेट। ये अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आपको बताते हैं। उसके बाद साथ साथ प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेटेड बाय एंडोथेलियल सेल, ये भी सीक्रेट किए जाते हैं किससे, एंडोथेलियल सेल थे, जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन और उसको वाइसोडाइलेशन कराते हैं, जिसके वजह से वहां भी एडेशन नहीं हो पाता। नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो एंटीथ्रोम्बिन है। ये आप इसको याद कर लीजिए, ये एंटीथ्रोम्बिन हेपेरिन के साथ में मिलके क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो फैक्टर होता है, फैक्टर 10, 9, 10, 11, 12 इनको डिग्रेड कर देगा, जिसके वजह से आप में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है नॉर्मल सेल में। उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस सिस्टम। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को फैक्टर की तरह डिग्रेड करेगा, कॉलिक फैक्टर 5 और 8 को डिग्रेड कर देगा। दिस प्रिवेंट्स ओवर एम्प्लीफिकेशन ऑफ क्लॉस्ट्रेट कैस्केड। मतलब ये नॉर्मल ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से ये आपके नॉर्मल एंडोथेलियल सेल में क्या करेंगे, ब्लड कोगुलेशन को रोक देंगे। टिश्यू फैक्टर इनहिबिटिंग फैक्टर इनहिबिट द इंट्रिंसिक पाथवे बाय न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर 7। जब आप पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे तो ये फैक्टर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोनेक्टिक सिस्टम क्लॉट डिसॉर्बिंग प्लाज्मिनोजन टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोथेलियल। ये प्लाज्मिन को क्या करेगा, प्लाज्मिन होगा, प्लाज्मिन क्या करेगा, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर ब्रेक डाउन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉट होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से नॉर्मल एंडोथेलियल सेल में आपका क्लॉटिंग नहीं होता। इसका एक फ्लो चार्ट आपके बुक में दिया होगा, उसको ध्यान से देखिए भाई। आपको हमेशा ना कंसाइज में और बहुत प्रेजेंटेबल वे में प्रिपेयर करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग, एंडोथेलियल सरफेस स्मूथनेस होगी, ग्लाइकोकाइलिस का लेयर होगा, और उसके साथ साथ थ्रोम्बोमोडुलिन नाम का एक प्रोटीन यहाँ पे होता है, ठीक है। प्रिवेंट क्लॉटिंग इन 3 वेज, एंटीकोगुलेंट इन ब्लड, एंटीथ्रोम्बिन 3 और ये हेपेरिन होगा। ये लिसिस ऑफ क्लॉट वो प्लाज्मिनिजोजन वाला जो आपको बताया, बाय रिमूविंग थ्रोम्बिन 5 और 8, थ्रोम्बिन मॉडलिन कॉम्प्लेक्स 8 और 5, एक्टिवेटेड सी, ये आपको मैंने बताया हुआ है। अब आइए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इंडोथेलियल सेल्स में से क्या क्या निकलता है, एडीपी निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा और ये
नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। इनका काम क्या है, एंटी प्लेटलेट का काम है। उसी तरह से ये हिपैरिन सल्फेट होता है, वो एंटी थ्रोम्बिन से अटैच होके क्या करेगा, इन सारे फैक्टर्स को 7, 9, 10, 11 फैक्टर्स को डिग्रेड कर देगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, थ्रोम्बोमॉर्टिन प्रोटीन होगा, वहां पे जाके जैसे ही थ्रोम्बिन अटैच होता है प्रोटीन सी को एक्टिवेट करेगा, अल्टीमेटली जब फैक्टर 5 और 8 को डिग्रेड कर देगा। तो इस तरह से आपको थ्रोम्बिन अटैचेस टू थ्रोम्बिन मॉडुलिन व्हिच मॉड्यूलेट्स द थ्रोम्बिन व्हिच एक्टिवेट प्रोटीन सी, अल्टीमेटली प्रोटीन सी ईट्स अप द फैक्टर 5 और 8। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने समझाने के लिए वहां पे थ्योरिकल लिखा है, मगर एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से फ्लो चार्ट और इस डायग्राम में क्या बता के आएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से ये पूरा फ्लो चार्ट और इस डायग्राम को प्रिपेयर करके अपने माइंड में रखेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा नेचुरल एंटीकोगुलेंट, आप इस वाले डायग्राम को बना के चले आएंगे। नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्यों, क्योंकि नेचुरल एंटीकोगुलेंट की मैकेनिज्म आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। हिपैरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 और ये आपका थ्रोम्बोमॉन्डिल, ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि किस तरह से एंटीकोगुलेंट में रोल में ये वाले काम करते हैं। वैसे एंटीकोगुलेंट नहीं है, मगर ये एडेशन की वजह से एंटीकोगुलेंट रोल नॉर्मल सेल में करते हैं। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट में क्या लिखेंगे, हेपेरिन लिखेंगे, एंटीथ्रोम्बिन 3 लिखेंगे और ये थ्रोम्बोमॉडुलिन के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या है आपका नॉर्मल, अगर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नॉर्मल ब्लड सेल में क्यों कोआगुलेशन नहीं होता, तो उसका रीजन तो यही है। और अगर ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बार बार पूछता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जब पूछेगा तो आप क्या करोगे, ये जो बॉडी के अंदर में कोगुलेंट है हिपैरिन, थ्रोम्बोमॉडुलिन, एंटीथ्रोम्बिन 3, इसका आप एक्सप्लेन कर दोगे मैकेनिज्म के साथ, तब ज्यादा बेटर आएगा। क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट लिखता है वो आंसर वो क्या करता है कि वो वर्ड में लिखता है हेपेरिन का ये रोल है, ये पेरेंट का ये रोल है। बेसिकली आप इस तरह से डायग्राम में दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर मार्क्स मिलेगा। अब आइए ध्यान से कोआगुलेशन मैकेनिज्म को अच्छे से डील करते हैं। आप बात समझिए, पहले विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जब भी कोआगुलेशन मैकेनिज्म, आपका ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे सबसे पहले सपोज करिए आपका पैर ठोकर लग गया, ठीक है, तो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो यहाँ से ब्लड तुरंत बहने लगेगा, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही एक्सपोज होगा यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला काम बॉडी का क्या होगा कि यहाँ के ब्लड फ्लो को रोकना है। तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया तो ये जो एंडोथेलियम कैलेक्स वेलेक्स जो अभी तक प्रिवेंट कर रहे थे, जो प्लेटलेट नाइट्रिक ऑक्साइड आपने ध्यान से देखा होगा, प्रोस्टासाइक्लिन देखा होगा, ये सब जो आपको प्लेटलेट के एडहेशन को अभी तक इनहिबिट कर रहे थे, अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे कोलेजन, वो यहाँ पे प्लेटलेट और इन सारे फैक्टर्स को एग्रीगेट होने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं भाई प्लेटलेट तुम लोग आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। अभी तक जो ये भगा रहे थे प्लेटलेट को, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम आ जाओ। जब प्लेटलेट यहाँ पे आएगा तो एक प्रकार का छोटा सा प्लग बनेगा, जिसको आप देखेंगे हल्का सा उंगली से देंगे तो अगर वो हटता है तो फिर से ब्लड स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला प्राइमरी प्लग बनेगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्लग, प्लेटलेट इकट्ठा होगा। जब ये प्लेटलेट इकट्ठा होगा तो प्लेटलेट की सरफेस पे, इसके ऊपर यहाँ पे इसकी लेयर के ऊपर सारा एक्शन स्टार्ट होगा। मतलब आएगा फैक्टर 10 आएगा, कैल्शियम आएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो ये कास्केड ऑफ रिएक्शन है, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आया आपको? एक छोटी सी मैकेनिज्म है, जनरली जो आप पढ़ते हैं आपने डायरेक्टली एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक लिख के आते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि एक स्टेप वाइज आप वहां पे लिख के आए कि कैसे होता है, वो ज्यादा बेटर मार्क्स देगा, बजाय कि आप डायरेक्टली जो एक्सट्रिंसिक लिखेंगे। दैट इज नॉट अ गुड वे, ठीक है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं लगता। वो चीजें आप मतलब दैट्स नॉट अ गुड आइडिया कि वहां से लिख के आए। तो आप स्टेप वाइज लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वैस्कुलर इंजरी हो रहा है, वैस्कुलर इंजरी होगा तो एक्सपोजर ऑफ कोलेजन फाइबर एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू इंजर्ड एरिया, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे वॉल बिल्डर फैक्टर, ये जो कोलेजन है यहाँ पे आके सबसे पहले कौन अटैच होगा, वॉल बिल्डर फैक्टर होगा। ये कोएगुलेशन फैक्टर है जो आके सबसे पहले यहाँ पे कोलेजन से अटैच होगा। यहाँ पे कोलेजन अल्फा 2 1 2 करके नाम है, मगर अब मैं आपसे बोलूंगा आपके लेवल पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये जो कोलेजन है इसका नाम भी है
अल्फा 2 ग्लाइकोलाइज 1 2 ऐसे करके ए करके है। ये मैं आपसे बोलूंगा, आप अपने लेवल पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉल बिल्डन फैक्टर अटैच होगा एक्सपोज कोलेजन से। अब ये वॉल बिल्डन फैक्टर जो क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा, प्लेटलेट को अपने पास बुलाएगा, आओ आओ, है ना। अब जाके वॉल बिल्डन फैक्टर से कौन अटैच होगा, प्लेटलेट से अटैच होगा। बात समझे ना, यहां से प्लेटलेट अटैच होगा। अब प्लेटलेट के बीच में भी इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ये आपने देखा ना ध्यान से, ये वॉल बिल्डन फैक्टर इनके बीच में इंटरेक्शन है। उसके साथ साथ ये जो आपस में प्लेटलेट्स हैं, ये जो प्लेटलेट हैं इनके बीच में भी ग्लाइकोप्रोटीन के बीच का इंटरेक्शन होगा। समझ में आया? तो ये भी एक प्रकार का इंटरेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये एक प्रकार का प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाए। प्लेटलेट अटैचमेंट कैसे कैसे होगा, कोलेजन एक्सपोज होगा, फिर वॉल बिल्डन फैक्टर वहां पे अटैच होगा, और उसके ऊपर क्या आके लग जाएंगे, प्लेटलेट लग जाएगा। ये प्लेटलेट का पूरा एक सरफेस बन गया, जिसे प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बोलते हैं। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पैथवे एक्टिवेट नहीं होगा। बात समझ आया? तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, आपको पहले ये वाले स्टेप लिखने हैं और फिर बताना है कि एक्सट्रिंसिक, अगर इंट्रिंसिक पूछा है तब बताएंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इसी लेयर के ऊपर होता है। इसको एक ऐसे गोल मान लीजिए, ऐसे करके इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक्सट्रिंसिक होगा और इसी सरफेस के ऊपर एक्सट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को स्टार्ट करने के लिए आपने देखा होगा फैक्टर 10 कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड लेयर की जरूरत है। वो कहां से मिलेगा, फॉस्फोलिपिड लेयर यहां से मिलेगा, कैल्शियम फैक्टर यहीं पे जाके अटैच होता है और फैक्टर 10 भी आके यहीं पे आके अटैच होता है। ये सारे फैक्टर जब आके अटैच होते हैं, उसके साथ साथ ये जो प्लेटलेट होते हैं बहुत से फैक्टर को रिलीज करते हैं। इसके अंदर अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल होता है, जो आपके जो ब्लड कोआगुलेशन के मैकेनिज्म को स्पीड अप करते हैं और उसको और इफेक्टिव बनाते हैं। तो जब भी फंक्शन पूछा जाएगा अलग से प्लेटलेट का क्या रोल है, जिस तरह से डब्ल्यूबीसी आरबीसी का पूछा गया है, तो वैसे आगे चल के ये प्लेटलेट का फंक्शन पूछ देंगे। तो उस समय ब्लैंक नहीं होना है, आपको यही वाला प्लेटलेट का रोल वहां पे लिख के आना है। प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा जैसे ही होगा, तो उसमें से प्लेटलेट का क्या रोल है, अल्फा ग्रेन्यूल से फैक्टर 5 रिलीज करेगा, फाइब्रोनेजन रिलीज करेगा, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा। उसी तरह से इनका डेल्टा ग्रेन्यूल है जो एडीपी एम्पलीफाइज प्लेटलेट एक्टिवेशन, मतलब वहां पे और प्लेटलेट को अडेयर करने में मदद करेगा और उसको एक्टिव करेगा। थ्रोम्बोएक्सिन 2 पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, सीरोटोनिन भी वैसोकंस्ट्रिक्शन है, फॉस्फोलिपिड एक्सपोजर, मैंने बोला ना उसका जो लेयर है, यहाँ ढेर सारा जो प्लेटलेट है इसके ऊपर का पूरा एक कंबाइंड ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो लेयर है इसी फॉस्फोलिपिड लेयर पे ये फॉस्फोटाइडल सीरीन होता है, यहीं पे जाके सारे फैक्टर अटैच होते हैं, 10 और कैल्शियम। इसी के ऊपर क्या होगा, इंस्ट्रिंसिन और एक्सट्रिंसिक पैथवे स्टार्ट होगा। अब बात में समझ में आई? आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले इंजरी होगा तो वहां पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो वहां कोलेजन फाइबर का एक्सपोजर होगा, कोलेजन फाइबर का एक्सपोजर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, वॉल बिल्डमेंट फैक्टर जाके वहां पे अटैच होगा। वॉल बिल्डमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा क्या काम है, वो क्या करेगा, प्लेटलेट को अटैक कर लेगा, उसमें जो ग्लाइकोजन और उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसके बाद प्लेटलेट टू प्लेटलेट भी इंटरेक्शन होगा, एक प्रकार का एक पूरा प्लग बन जाएगा जिसे हम प्राइमरी प्लग बोलेंगे। और यहाँ इसी के ऊपर इसके जैसे ये बनता है तो प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट के पास जो अलग अलग ग्रेन्यूल होता है वो अलग अलग फैक्टर को रिलीज करता है, जिससे आपकी जो ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म है वो बहुत इफेक्टिव फॉर्म में हो पाती है। ठीक है, अब आइए ध्यान से, ये कौन कौन से रिलीज करते हैं ये आपको बता दिया, ये सब आप ध्यान से समझिए कि आपको लिख के आना है एग्जाम। उसके बाद क्या है, ये आपका बुक में देखा होगा ये इस तरह से बना हुआ है, ये कौन कौन से ये ग्लाइकोप्रोटीन है ये सारा आपका दिया हुआ है, मतलब आप इसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं, डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बुक में ये डायग्राम देखिए दिया हुआ है। आगे चल के अगर आपको पूरे डायग्राम नहीं बना पाते तो स्टेप वाइज लिख के, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप इस जगह पे ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये प्लेटलेट बना, फॉस्फोलाइपेज फैक्टर C10। अब इसी के ऊपर क्या हो रहा है,
आपका एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब एक्सट्रिंसिक टू वेज होता है एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। अब इंट्रिंसिक में क्या होता है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट क्लिनोजन एंड कैलिक्विनिन एक्टिवेट करते हैं किसको, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेंगे। फिर फैक्टर 12 क्या होगा, 11 को करेगा, फिर 9 को करेगा। 9 अल्टीमेटली क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड और ये कैल्शियम की प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड बेसिकली प्लाज्मा में प्लेटलेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है। ठीक है, और इसी तरह एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, इंजर्ड सेल होगा। फैक्टर 7 मैंने उस समय वहां पे बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, फैक्टर 7 फिर 5 फैक्टर की मदद से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 10, वो कहाँ पे होगा, वो प्लेटलेट की सरफेस पे ही प्रेजेंट आके वहां पे एक्टिवेशन स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या चेंजेस होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिन रीजन को फाइब्रिन मेस में चेंज करेगा। ये है सेकेंडरी क्लॉट। बात समझ में आया ना। अब ये जो सेकेंडरी क्लॉट बना, अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन करके फाइब्रिन का डिग्रेडेशन कर देता है। उस समय ब्लड खोने के बाद अल्टीमेटली ये प्लाज्मिनोजन उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा और नॉर्मल ब्लड जो वेसल है आपकी इंटैक्ट हो जाएगी, और वो जो अंदर की तरफ क्लॉट है वो आपका ब्लड के थ्रू सही हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसमें ये वाला फैक्टर ये तो आप करेंगे ही ये सारा, उससे पहले का जो स्टेप है उसको आप अच्छे से बता के आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बता पाएंगे कि कैसे इंट्रिंसिक और कहाँ पे होता है। ये वाले स्टेप आप इसी की तरीके से आप बहुत सिंप्लीफाई वे में प्रिपेयर कर लेंगे और ये आपका ब्लड कोएगुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम आपसे पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा। ये आपका ब्लड कोएगुलेशन है, उसके बाद हम एसिड बेस बैलेंस लेंगे, फिर थर्मो रेगुलेशन लेंगे, उसके बाद आयरन मेटाबॉलिज्म लेंगे। ठीक है, अभी आइए जरा एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीकोगुलेंट, ये आपका हो गया। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेचुरल, ये आप कर लेंगे। सिंथेटिक वाला बुक में डायरेक्टली दिया है, आप वहां से खुद से कर लीजिए, वहां पे आप लिखे कौन कौन से हैं, उसके सामने छोटे छोटे रोल लिख लीजिए। व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ये आपको पूरा बताएगा। एक्सटेंसिव पाथवे, जनरल मैकेनिज्म आप पूरा वहां लिखेंगे, उसके ऊपर बताएंगे कैसे इन एक्सटेंसिंग स्टार्ट होता है, पूरा स्टेप वाइज बताएंगे। आप अगर डायरेक्टली फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे दैट इज नॉट अ गुड वे। वेरियस टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स, डिस्क्राइब देयर रोल। नेचुरल को अलग से पूरा मैकेनिज्म के साथ बताएंगे और स्टेप वाइज बताएंगे कि वाल्बिंडन फैक्टर है, फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम है, और आपका 10 है, 7 है। ये आपको आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको जब ये कोएगुलेशन फैक्टर पूछ रहा है आपको वैसे ही बताना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बस नाम लिख के चलाना है उसके सामने। आपको स्टेप वाइज जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म है उसमें कहाँ कहाँ पे वाल्बिंडन फैक्टर भी आपका कोएगुलेशन फैक्टर है, कैल्शियम भी है, 10 भी है, 7 भी है ना, 5 भी है। तो आप क्या करेंगे, 12 हो गया, 11 हो गया, 9 होगा। आपने देखा है इंस्टेंसिंग में कहाँ यूज हो रहा है, तो ये सारी चीज आप लिख के आएंगे वहां पे। ठीक है, वो स्टेप वाइज मतलब अल्टीमेटली आपको वही बताना है, बस आपको तरीका उसमें मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन में कैसे कैसे वो रोल कर रहा है वो फैक्टर, वो आपको बता के आना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर, वो ऑलरेडी डिस्कस है। व्हाट इज द ब्लड कोएगुलेशन, इंट्रिंसिक पाथवे, कोएगुलेशन, ये सारे क्वेश्चन आपके डील हो गए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हमें आप बताइएगा। ठीक है, ओके।